ये जो नाजिया कौसर का जो मसला है, वो नाजिया कौसर यहाँ पे नहीं आए थे। यहाँ पे मिसबू और मिसबू का चचेरा ससरा इरशाद बोल को उन्होंने आको कृष्णप्पा गार्डन में रहती उन्होंने आको यहाँ एक अर्जी देती। क्या बोल को तो एक औरत हमारे मिसबा हमारे दामाद को उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, पैसे की डिमांड कर रही है, बहुत ही तकलीफ दे रही है। किसी की सुनरेश नहीं भाई को, वो बहुत चालू भाई को मुझे ऐसा वैसा बोल को एक अर्जी देती। वो अर्जी मेरे पास अभी भी मौजूद है। जो उन्होंने अर्जी मेरे जो देखो ही वो हमारे इदारे के अंदर वो अभी मौजूद है। हमें क्या करती उनकी दरख्वास्त ले ले को, ये मैडम का वो नंबर ले ले को, नाजिया कौसर का नंबर लेती हमें, उसमें हर अर्जी में लेती सामने वाले का नंबर लेती। वो नंबर ले को हमें क्या करे, उनको फ़ोन में राब्ता करे, फ़ोन से बातचीत करे। उनको बातचीत करने के बाद उनको हमें यहाँ बुलाए इदारे को, तुम्हें बनशंकरी दारुल ख़ज़ा को आ जाओ, तुम्हें यहाँ तुम्हारे ऊपर एक अर्जी आको है तुम्हारे नाम से, तुम्हें एक आदमी को तकलीफ़ दे रही हूँ में। उन्होंने क्या करे, उन्होंने दूसरे दिन ही इमीडिएट दोपहर को सीधा निकल को उनके भाई को एक जनिया को साथ में ले ले को सीधा यहाँ को इदारे को आ गए। आने के बाद मालूम पड़ा कि ये जितने भी वो औरत के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे वो सरासर गलत थे, सरासर बेबुनियाद थे। वो औरत की जब हमें कहानी सुने, देखो हर की कोई एक माँ भी एक औरत ही होती है, बहन भी औरत होती है, बीवी भी औरत होती है, बेटी भी औरत होती है। हमें एक बेटी की नज़रिए से, एक बहन की नज़रिए से हमें सोचना पड़ता है कि हमारी कौम की लड़की के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल ये सोचने पे मजबूर होगा मैं, क्या ऐसा होगा ना, इन्हें बोले सच स्टोरी अलग है, इन्हों बोले सच स्टोरी अलग ना कर को। वो बैको की कारनामे सुनते रहे तो, वो बैको के मुँह से मिसबू के कारनामे सुनते रहे तो आंख के ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसा हो जाता है कि शादी के बंधन में जो वक्त बंधे जाना था उसी वक्त वो आदमी का फ़ोन ऑफ हो जाता है। इसके हाथ में मेहंदी रचाई जा रहती है, दुल्हन का जोड़ा पहन को रहती है, घर में दावतियाँ को रहती, घर में दावत चलते रहती है, एक तरफ कुरान खानी चलते रहती है, शादी का खुशहाली का माहौल रहता है। वो टेम्पो मिसबू का दिना उसका फ़ोन ऑफ हो जाता है। वो बई को सुनाती है तो तब आंखों से खून के आंसू निकल आते। जिसकी माँ बहन है, सही माने में जो औरत की इज्जत करना चाहता है, अगर वो औरत की दास्तान अगर सुन डाले तो वाकई में उसे खून के आंसू रोना पड़ता है। और खून के आंसू आती में और सामने वाले के ऊपर गुस्सा भी होता चाहता है। लेकिन क्या करें, हमें भी एक शरीयती कोड था हमारा, यहाँ तो ज़बरदस्ती नहीं चलती, यहाँ तो प्यार मोहब्बत से, अल्लाह के डर से, हुजूर के हदीसों को रखते हुए हम यहाँ फ़ैसला करते हैं। लेकिन मजबूरन में था। बाद में वो औरत के पूरी दास्तान अपनी सुनाने के बाद हमें मिसबू को फिर वो इरशाद को मैं यहाँ से नंबर लगा के पूछा कि देखो भाई वो औरत तो आकर है, आप आ जाओ, आप आको, क्या है सब बैठो, सामने बैठ को इंशाल्लाह हदीस और कुरान की रोशनी से जो होता है यह मसला हमें हल करेंगे बोल को मैं फ़ोन कराया तो अब बात हूँ तब बात हूँ बोल को। बात क्या बोलता है मिसबू, उसके अम्मी अब्बा को उसके भाई को बुलाओ करके बोलता। मैं ये बोले आप देखो भाई फैसला है सो तुम्हारा दोनों का है सो मसला, अब मैं उनको कहीं को बुलाऊंगा तो नहीं, उनको बुलाए तो सच्चाई सामने आती सो। ठीक है अभी मैं बुलाता हूँ बोल को। वो नाजिया कौसर के सामने मैं ये बात रखा, क्या बोले तो मैडम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को ले को आना फैसले को बोल को मैं बात रखा। उन्होंने क्या करे, भैया मेरा ना भैया फैसला, मेरे माँ बाप के बीच बहुत लाचार रही, मजबूर रही, बेबस ही उन्होंने, मैं ऐसे वक्त पर मैं उनको नहीं ला सकती भैया के। मैं बोला देखो माँ ऐसा नहीं, तुम्हें लाना पड़ता माँ। मैं ज़रा उनको सख्ती से बोला नहीं तुम्हें लाना पड़ता माँ। उन्होंने क्या बोले, ठीक है भैया, उनकी जोरू को भी उनकी अम्मी को बुला लगा होगा ना, मेरी फैमिली को मैं बुला लगाती हूँ। उन्होंने एक सवाल रखे, बाद ये सवाल मैं उनको सुनाया देखो भी तुम्हारी बीवी को और तुम्हारे अम्मी को साथ में ले लगा। उन्होंने उनके अम्मी अब्बा भाई उन्होंने सब भावाज उन्होंने सब साथ में आती हैं। बोला ठीक है तुम्हें कोसा तो भी एक डेट फिक्स करो। बाद ये भी इनको भी बोला उनको भी बोला कोसा की एक डेट फिक्स करेंगे बोला को। इनको मैं पूछा तुम्हें बुला लगाती हैं तो हाँ बुला लगाती हमें आती हैं और बोला ले
बोल आने के बाद उसके बाद हमारे फ़ोन का रिस्पांस नहीं मिला उनके पास। ये कम से कम तकरीबन एक 500-600 फोना करे रहेगा। वो औरत को भी मालूम है, उनको सामने बिठा लो को मैं फोना करया, वो ना नो इज्जत ही करे नहीं, फ़ोन के रेस्पॉन्स ही नहीं हमना। खैर मैं वैसा दिना चलते गए, 1 महीना 2 महीना हुआ, बाद में ये नाजिया कोसर करने वाले फिर उन्होंने मेरे पास आए, देखो भैया मैं इदारे को इज्जत करी, मैं उलमा इकराम की इज्जत करी, मैं हदीस और कुरान की इज्जत करी, मैं तुम्हारे इदारे को आगे, तुम्हें मुझे फैसला दिलाती बोल को मैं आगे, मैं तुम्हारे पास सरेंडर होगी, तुम्हें क्या करती करो बोलेगा। लेकिन तुम्हें उसे उन्हें जिन्हें तुम्हारे पास दरख्वास्त दिया यानी कि कंप्लेंट दिया उन्हें खुद नहीं आया, तो इसमें मेरी क्या गलती? उन्हें तुम्हारे पास पहले आको उन्हें ना कंप्लेंट करा, सो मैं तो नहीं करी ना। खैर उनकी बात भी सही थी, बात उन्होंने हर बात करी ना वो औरत, तो वो बात बिल्कुल सही थी, वो यानी कि हक की बात करी उन्हें। मैं उसका जवाब दे नहीं सका उसे, क्योंकि तो मेरे पास जवाब है ही नहीं था जवाब देने। जो शख्स उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था वो शख्स ही फ़ोन ऑफ कर दल को छपगा, तो मैं क्या करूं? और मैं पहले ज बोला था, देखो इतना बड़ा वो क्या वो इसका इंजाज का मसला है, ये है, तुम्हें ऐसे आदमी को तुम्हें ये करे ना मांगो, तो वो सब अलग भैया, ये चीज़ ही अलग कर को उन्होंने बोले मुझे। मैं उनको सवाल भी कराया, तुम्हें इतना सब है ना, हज़ारों घर बर्बाद कराया सोला, हज़ारों को धोखा दिया सोला, तुम ना तन देता कर को, तुम्हें कैसा यकीन कर लिया? तुम्हें यकीन कैसा कर लिया? कहते कि बेवाया का माल, कहते कि यतीमा का माल, कहते कि लावारिसों का माल, कोई भोगे का घर भाड़े को चलेगा, कोई ख़ास घर भोगे को डाल लिया, पूरा हमारी कौम का, उसमें 1% भी कोई गैर खुम नहीं था, पूरे मुसलमान थे सो, पूरे मुसलमाना का कौम का पैसा था सो वो। लेकिन वैसे आदमी को तुम्हें कैसा भरोसा करेगा को, मैं वो औरत को डांटा, मैं सख्ती से बात करा, मैं बात करे तो भैया वो सब्जेक्ट अलग, ये सब्जेक्ट अलग, वो जो है उसमें मुझे इन्हें क्या तक यूज़ करना वो कर लिया, लेकिन शादी के मसले में ये बात वो बात नहीं आती भैया। मुझे एक नई लाइफ मिलती है अगर को, मुझे ये भरोसा था, मैं उसके हंसते उसकी बातों में मैं गुमराह होगी, चलो मेरी नसीब मेरे साथ। बोल डालिए बात, मुझे क्या बोले ना, तुम्हारे दारुल खजा से मुझे एक सनद होना, मैं कसूरवार नहीं, मैं गलत नहीं थी, मैं उसके पास कोई सा भी पैसा डिमांड नहीं करी, मैं उसके पास कोई सा भी माल डिमांड नहीं करी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ डिमांड था, डिमांड भी नहीं, वो हमारी मर्जी थी सो शादी की, मेरी उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में शादी होती थी सो, हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग में शादी होती थी सो, शादी का मसला है सो, दूसरा कोई मसला नहीं है। मेरे खुद पैसे उन्हें खा को बैठा, मैं उसके पास कहाँ से पैसे मांगूँ? वो उनकी बात उनकी बात होते कुछ हो, ये बात मैं पूछा तुमने क्या मांगना को, तो मैं यहाँ आई थी, उन्होंने यहाँ नहीं आए, इज अ डिफॉल्टर, इज अ मिसबो, तुम्हें मुझे देना, नहीं दिया तो तुम्हारे ऊपर मैं तुम्हारे इदारे के ऊपर केस डालती हूँ। खुला बोली भाई को, तुम्हें मुझे बुलाई नहीं, मैं कैसा आई, एक औरत तुम्हारे दर पर चल को आ गई, तुम्हें बोले बोले स्टेम पर आई, तुम्हें कब कब बोले कि तब तब में आई, लेकिन उन्होंने जो है उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया सो, उन्होंने चोरा, उन्होंने भागी सो, मुझे तुम्हें सनद देना, लिख को देना तुम्हें मुझे। मैं बाखदा मैं उनको राइटिंग में हमारे दारुल खजा के लेटराट पर मैं वो औरत को लिख को देखूँ क्या इज आल्सो डिफॉल्टर मिसबू। उसके बाद इनका जो है नीट एंड नीट हमें कब बुलाएगी जब आए, देखो जो एक फैसला भी अदालत में रहता है उसकी हाजिरी के ऊपर आधा केस चले आता, चाहे वो कौन सा भी केस हो, उसकी हाजिरी देखती पहले, कितने अटेंडेंस है, इन्हें कब कब आया नहीं, कब कब इन्हें एब्सेंट हुआ है, ये इसके ऊपर अदालत भी इसके ऊपर डिपेंड होती है, यानी कि 50%। ऐसा हमें भी यहाँ इदारे में है, उसके ऊपर 50% डिपेंड होती है हमें, कौन सही कौन आ रहा है, सही वक्त पर कौन नहीं आ रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, क्योंकि तो यहाँ उलमा इकराम बैठ को फैसला करती हैं सो, कौन से भी छोटे मोटे नहीं, मुफ्तियाँ खाजियाँ बैठ को फैसला करती हैं सो। अगर ये जगह उसका वो हाल रहा तो दूसरी जगह क्या हाल रहेगा, ये मेरे से ज़्यादा आप लोगों को मालूम है। सर अभी ये लड़का निके के दिन भाग जाता है और लड़की के पास भी 50 लाख या 60 लाख लिया करके वो भी एक इल्जाम है, आपके दारुल खजा की तरफ से क्या एक्शन ले सकती हैं इसके, क्या सजा दे? मैं उन चीज़ों से दूर हूँ ना, मैं उन चीज़ों से दूर हूँ। क्यों बोले तो ना इनका लेना मुझे मालूम है ना देना मुझे मालूम है। दरख्वास्त क्या है सो, मुझे ब्लैकमेल कर रही है औरत बोल को ऐसा, वो दरख्वास्त के ऊपर हमें उठाए तो
ये गड़ा मुर्दा खो दे तो यहाँ निकलिया सच मुर्दा दूसरा दफना को ही सो मरद बने को इन्हें हिड़क दफनाइयों कर को इन्हें बोला से मिसबो मन हम ना उसमें नहीं मालूम कौन कितना खा को है कौन कितना दे को है इसमें हमें उसके बारे में हमें कुछ बोल ही नहीं सकते। जितना हमारे दारुल खजा के अंदर चल को है उतनी बात मैं आपके सामने रखूँ। दारुल खजा एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह और रसूल को डर को जिन्हें आता है उसका फैसला होता है। यहाँ ये कानून क्या भी नहीं है, हमारे पास उतनी अथॉरिटी नहीं है कि हमारे पास नहीं आया तो उसे जबरन ले को आए ले लेका को कटकड़े में खड़ा करे उसे सज़ा दिए, वो हक हमना नहीं है। ये कुरान और हदीस की रोशनी से आता है। जो अल्लाह को मानता है, अल्लाह के हकामात को मानता है, जो नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलता है, उनके लिए ये दारुल खज़ा है। अगर ऐसा आदमी चोर लुच्चा लफंगा निकल गया तो उसमें हमारा क्या कसूर, हमारे इदारे का क्या कसूर। तो जो है यहाँ पर जो नाजिया कौसर का मामला था वो यहाँ पर भी पेंडिंग हो गया साहब, यहाँ पर भी उन्होंने यहाँ पे नाजिया कौसर को सही माने में इंसाफ नहीं मिला। तो क्या आने वाले दिनों में नाजिया कौसर को इंसाफ दिलाने में क्या आप उनके साथ इंशाल्लाह हकीकत तो वो कौम की बेटी है, वो जो है कौम की बेटी है। उसके बारे में अगर मुझे कहीं भी जाना पड़े, हमारे इदारे को, हमारे दीनदार भाइयाँ, हमें कहीं भी जाना पड़े, किसी से भी फाइट करना पड़े तो हमें करने के लिए तैयार है। तो नाजिया कौसर जो है बड़े बड़े लीडरों के पास भी गए थे, बड़े बड़े उलमा के पास भी गए थे, वहां से भी ना उम्मीद होकर वो वापस लौट कर जो है दारुल क़ज़ा पहुंचे थे। तो क्या यहाँ से भी उनको नाउम्मीद होने के इम्कान? सब में बड़ा दुख यही है मेरे भाई, सब में बड़ा दुख यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि हम यहाँ पे नाकाम हैं। क्यों बोले तो एक औरत, एक मजबूर औरत एक के द्वार के पास जा रही है, एक के दरवाजे के पास जा रही है, इंसाफ की भीख मांगते हुए जा रही है, फिर भी उसे इंसाफ नहीं मिल रहा बोले तो ये बहुत शर्म की बात है। जितनी कोशिशें हमें करना था हमें तो कर दिए, ये वो खुद वो मैडम को ही मालूम, नाजिया कौसर को ही मालूम कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। हमारे तरफ से तो पूरी कोशिश थी, लेकिन दूसरे उलमाए कराम के बारे में मैं बोल भी नहीं सकता कि उनकी मजबूरी क्या थी, वो बड़े लोगों की मजबूरी क्या थी, उसके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल जो है हमारी कमेटी जो है, जहाँ तक मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि ये औरत सही है, ये औरत के ऊपर ना कोई दाग है ना कोई धब्बा है, ये औरत बिल्कुल पाक दामन है। लेकिन इस पाक दामन को छींटे उछाड़ने वालों को अल्लाह रहम करे। किधर जा रहा है आज का माशरा? नौजवान इस तरह की हरकत करेंगे देखिए की बदनामी है। देखिए मेरे भाई, जो अल्लाह से डरता है वो बुरा काम नहीं करता। जो दुनिया को ही सब कुछ मान लेता है, वहाँ यहाँ देखो, मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ आपको। एक बौड़ी के अंदर 2 कुत्ते मर को पड़े रहती, वो गाँव के आदमी आ जाओ क्या बोलती हैं, एक मौलाना को, एक पंडित को क्या बोलती हैं कि देखो मौलाना, देखो पंडित साहब, ऐसा बौड़ी में कुत्ते मर को पड़ गई, बात उड़ गई, पानी पीने नहीं हो रहा करती। जब एक पुजारी क्या बोलते हैं, वहाँ से गंगा जल लेकर के डालो बौड़ी में करती। मौलाना क्या बोलती, ये आबे जमजम ले एक डालो करती। इन्हों ले लेकर आती, आबे जमजम भी डालती, गंगा जल भी डालती, सब डालती, लेकिन फिर भी उसमें से बदबू नहीं जाती। फिर आती मौलाना के पास आती और पंडित के पास आकर बोलती उसमें कुएं में से बदबू अभी तक नहीं हटी। तो जब मौलाना भी पंडित बोलती, पहले उस कुत्ते को बाहर निकाले क्या पूछती, उन्होंने कुत्तियां को बाहर निकाल को नहीं रहता है, कुत्तियां को अंदर ही डाल को, वो सड़े हुए कुत्तियां के ऊपर आबे जमजम डाले तो क्या, गंगा जल डाले तो क्या, वहां से बदबू नहीं हटने वाली। ऐसा हमारी कौम में भी चंद कुत्ते ही, वो कुत्तियां को हटा डाल को उसके बाद में हमें कौम साफ करती हो तो साफ होती है। जब तक वो बासी कुत्ते रहती हैं, हमारी कौम तरक्की नहीं पाती, हमारी कौम तरक्की नहीं पाती। करता सो एक, भुगती सो अनेक। एक मुसलमान कहीं गलत कर दिया, एक मुल्ला कहीं गलत कर दिया तो पूरे मुल्लाओं पे बात आती है, एक मुसलमान कर दिया तो पूरे मुसलमानों पे बात आती है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये कौन 1-2 ऐसे हैं मुनाफिक, कौम के दुश्मन, लड़कियों के बलात्कार करने वाले कौम के दुश्मन। जब तक औरत के दुश्मन रहती हैं तब तक औरत काम भी सेफ नहीं रहते, उनको बहका डालती कोई ना कोई चीज़ से बहका को। आज की दुनिया देखो फास्ट है, पूरा 2020 हो रहा है।
आज क्या उसे गाड़ी, उसे बंगला, उसे फ़ोन, ये सब आस दिला डाले तो कहीं सी भी एक गरीब औरत रहते उन्हें बेबस और औरत गुमराह हो जाती है। ये जो इंसान गुमराह करते हैं पहले उनको दफन करो। ये गलीस कुत्ते जो मर को पड़ी उनको पहले बाहर निकालो, उसके बाद नीट एंड नीट कौम। हमारी कौम की कोई बात नहीं है भाई, ना कोई मिसाल है, हमारी कौम तो बेमिसाल है।